हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंद्रशेखर आपका अपना यूट्यूब चैनल आज ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक वंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे हमने पिछले क्लास में बात किए थे मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार को वहां पे देखे थे कि मौलिक अधिकार हमारे भारतीय संविधान में 6 प्रकार के वर्तमान में हैं। तो उन्हीं में आज हम देखेंगे कि एक एक करके कि समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है। इसी तरह हम लोग 6 अधिकार देखेंगे। तो आज का जो सेशन होगा वो हमारा समता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार होगा, यानी 2 अधिकार के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला देखते हैं समानता का अधिकार, जो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। अब अनुच्छेद 14 क्या है, तो विधि के समक्ष समाधान के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं अनुच्छेद आपका 14 क्या है, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है, यानी कि सभी व्यक्ति को क्या होगा कि प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को, नागरिक को क्या होगा, समान कानून के समक्ष माना जाएगा। तो इसमें क्या है कि आपका 2 तरह का है, एक विधि के समक्ष समानता और दूसरा आपका है विधि का समान संरक्षण। क्या है? विधि का समान संरक्षण। जो ये दोनों शब्द है ये आपका अमेरिका से लिया गया है। संरक्षण का अगर बात करें तो ये हमारे भारतीय संविधान में विधि का समान संरक्षण कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और जबकि विधि के समक्ष समानता ये आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो ये है आपका आर्टिकल 14 कि विधि के समक्ष सभी को एक समान माना जाएगा, किसी को ज्यादा या किसी को कम नहीं माना जाएगा। अब इसी तरह हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद आपका 15। अनुच्छेद 15 आपका क्या बोलता है इसके बारे में। चलिए, तो इस अनुच्छेद में क्या बताया गया है कि भारत के जो भी नागरिक होंगे, किसी के बीच में जाति, भाषा, लिंग, धर्म आदि के साथ आप भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ में कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो इसमें क्या बताया गया है, इस अनुच्छेद में भारत के किसी नागरिक को लिंग, जाति, भाषा, धर्म इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये आपका आर्टिकल 15 बोलता है। ठीक है। और इसी तरह हम लोग देख लेते हैं 15 के 3 में, अनुच्छेद 15 के 3 में क्या बताया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 15 के 3 में बच्चों एवं महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। क्या किया गया है? विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है। विशेष छूट देने का प्रावधान किया गया है आपका 15 के 3 में। और इसी तरह देख लेते हैं कि 15 के 4 में क्या बोलता है। तो 15 के 4 में राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विशेष प्रावधान किया गया है। इसमें आपका किसमें? अनुच्छेद 15 के 4 में। अनुच्छेद 15 के 4 में क्या गया है, तो राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक
दृष्टिकोण से सभी को क्या माना जाएगा? तो एक जैसा माना जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति किसमें विशेष छूट दिया जाएगा? किसको? एसटी और एससी को इसमें विशेष छूट का प्रावधान किया गया है आपका अनुच्छेद 15 के 4 में। अब हम लोग देख लेते हैं अनुच्छेद 16 क्या है उसके बारे में। चलिए, तो हमारे भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 का कुछ प्रावधान इस प्रकार है। क्या है हमारे भारतीय संविधान में? अनुच्छेद 16 का रोल उसमें बताते हैं। तो इसमें क्या है कि जितने भी सरकारी सेवाओं में या कोई भी बहाली जब राज्य सरकार या लेता हो तो उस समय क्या होता है कि जितने भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी नागरिक होते हैं, वहां के सभी को समान अधिकार दिया जाएगा। तो सरकारी सेवाओं में क्या होगा? इसमें सरकारी सेवाओं में समान अधिकार दिया जाएगा। समान अधिकार दिया जाएगा। इसमें आपका प्रावधान किया गया है आपका 16 में। और इसी तरह देख लेते हैं अनुच्छेद 16 के 4 में क्या बताया गया है। तो इसमें अनुच्छेद 4 में आपका एसटी और एससी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। क्या करा गया है? इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? तो आपका एसटी और एससी के लिए। और अनुच्छेद आपका 4 के क में क्या बताया गया है? तो एसटी और एससी के प्रमोशन के बारे में बताया गया है, यानी कि प्रोन्नति के बारे में बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है? एसटी एससी के प्रोन्नति के बारे में बताया गया है। इसमें आपका प्रोन्नति मतलब प्रमोशन के बारे में बताया गया है आपका कौन सा आर्टिकल में? तो 4 के क में। अब देख लेते हैं आपका जो एग्जाम के दृष्टिकोण से अक्सर एग्जामों में यहां पे प्रश्न देखा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत या अनटचेबिलिटी का जो अंत किया गया है वो आपका कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल वो कौन सा आपका आर्टिकल है? तो आर्टिकल जो 17 है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना ही जरूरी है। चलिए देखते हैं कि अनुच्छेद 17 आपका क्या बोलता है। तो अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत किया गया है यहां पे कौन से आर्टिकल में? तो इसमें किसी भी यानी कि यहां पे आपका अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और ये संसद ने 1955 में अस्पृश्यता नियम पारित किया था, इसको क्या नाम बदल कर रख दिया गया, जिसे 1976 में इसका नाम क्या रखा गया? तो सिविल संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। क्या रखा दिया? सिविल संरक्षण अधिनियम इसको कर दिया गया, इसको मान लिया गया। किसको? आपका अस्पृश्यता को अंत करने का जो कब संसद ने किया था पारित? तो आपका 1955 में। चलिए, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग याद रखें। अब इसी तरह देखते हैं हम लोग आर्टिकल 18 क्या बोलता है उसके बारे में। चलिए, तो हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल आपका 18 का कुछ ऐसे इस तरह से इसका प्रावधान किया गया है, उसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद आपका 18 में क्या बताया गया है? इसमें उपाधियों का अंत किया गया है। इसमें क्या करा गया है? उपाधियों का अंत, यानी उपाधि का अंत किया गया है। किसमें? आपका आर्टिकल 18 में। इसमें क्या बताया गया है? इस एक्ट के तहत
उपाधि का अंत कर दिया गया है, अर्थात ऐसे उपाधि जो ब्रिटिश शासन द्वारा दिया जा रहा हो और वैसे उपाधि को क्या कर दिया है, भारत सरकार ने अंत कर दिया है। लेकिन भारत सरकार ने अपना एक उपाधि चलाया, या बहुत सारे हमारे देश में सम्मान के तौर पर पुरस्कार दिए जाते हैं। जैसे सन 1954 ईस्वी में भारत रत्न का शुरुआत की गई तथा भारत में जो ऐसे व्यक्ति जो अपने कार्य क्षेत्र के लिए देश के लिए काम किया हो उसके लिए वो भारत रत्न दिया जाता है, या अपने देश के लिए योगदान दिया हो वैसे व्यक्ति को दिया जाता है। लेकिन यहां पे क्या है कि आप वैसे उपाधि धारण नहीं कर सकते हैं जब तक आपका राष्ट्रपति के सहमति प्राप्त ना हो जाए, तब तक दूसरे देशों की उपाधि आप नहीं ले सकते हैं। इसमें आपका वर्णन किया गया है, किसमें, आपका आर्टिकल 18 में। तो ये है आर्टिकल 18, इसमें क्या करा गया है, उपाधियों का अंत किया गया है। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं आपका आर्टिकल, आपका दूसरा देखते हैं। यहां पे ये 14 से 18 कंप्लीट हो गया। अब दूसरा देखते हैं स्वतंत्रता का अधिकार क्या है उसके बारे में। मौलिक अधिकार का दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार जो आपका अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो अनुच्छेद आपका 19 से लेकर 22 में इसका जिक्र किया गया है। तो देखते हैं आर्टिकल 19 में क्या है उसके बारे में। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है आपका आर्टिकल 19 में। अब देखते हैं एक एक करके हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 1 में आपका 19 के 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, और आपका 4 में क्या है, और 5 में, और 6 में, उसके बाद देखेंगे 7 में, इसमें देखेंगे आपका छठा जो है वो आपका यहाँ पे नहीं है, क्योंकि बल्कि ये आपका जो 300 के कम में वर्णित किया गया है। तो एक का करके देखते हैं यहाँ पे। तो अनुच्छेद आपका जो 19 के जो कम में है इसमें क्या दिया गया है, वाक की स्वतंत्रता, क्या दिया गया है, वाक की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, या इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। चलिए, ये चीज है आपका वाक की स्वतंत्रता। मतलब कहने का मतलब ये है कि वाक की जो स्वतंत्रता है वो हमारे भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। कहां से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है वाक की स्वतंत्रता। और जो इसमें क्या बताया गया है कि आप किसी भी जगह में भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता दिया गया है। आप भाषण दे सकते हैं, प्रेस सम्मेलन कर सकते हैं, इसमें आपका बताया गया है। किसमें, तो 19 के आपका 1 में बताया गया है। और इसमें क्या बताया गया है आपका 19 के 2 में, उसके बारे में जानते हैं। चलिए तो चलिए देखते हैं 19 के 2 में क्या बताया गया है उसके बारे में। तो इसमें शांतिपूर्ण बिना शस्त्र के एकत्रित होना और सभा और सम्मेलन करना, ये आपके इसमें बताया गया है। यानी कि शांतिपूर्ण सभा या सम्मेलन करना, यानी इसमें कोई भी अस्त्र वगैरह लेके नहीं करना है, आपका इसमें शांतिपूर्ण तरीके से करना है। और वही आपका जो अब आपका जो 19 के जो 3 जो बताता है वो आपका संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। ये संघ एवं संगम बनाने की स्वतंत्रता देता है। ठीक है, स्वतंत्रता देती है ये चीज। ठीक है, आपका संघ या स्वतंत्रता बनाने की संघ या संगम बनाने की स्वतंत्रता दिया गया है किसमें, आपका आर्टिकल 19 के 3 में। अब देख लेते हैं इसी तरह हम लोग चौथा देख लेते हैं कि 19 के 4 क्या बोलता है। तो इसमें भारत के किसी भी क्षेत्र में आप आवागमन कर सकते हैं। तो इसमें भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन के बारे में बताया गया है। आवागमन के बारे में बताया गया है आपका, यानी कि स्वतंत्रता दिया गया है किसमें, तो भारत के आप किसी भी राज्य में जा सकते हैं, आ सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इसमें आपका 19 के जो 5 है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें निवास या बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की
स्वतंत्रता दिया गया है आपका कौन सा, तो 19 के आपका 5 में आपका इसके बारे में बताया गया है। और इसमें जो छठा जो आपका है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने वाली है। इसमें संपत्ति का एकत्रित की स्वतंत्रता की जो है आपका क्या कर दिया गया है, इसमें अंत कर दिया गया है। और ये आपका 300 के क में एक कानूनी या विधिक रूप में वहां पे इसका वर्णन कर दिया गया है। तो ये एग्जाम पॉइंट व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखें। और इसमें बात बताया गया है आपका 19 के 7वां में कि इसमें बताया गया है कि आजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता दिया गया है। क्या दिया गया है, आजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता इसमें बताया गया है। किसमें, आपका आर्टिकल 19 के 7 में बताया गया है इसमें, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं, ये आपका आर्टिकल 19 के 6 तरह का स्वतंत्रता दिया गया था, जिसमें एग्जाम पॉइंट भी से काफी इंपॉर्टेंट है आपका संघ वाला और ये आपका 2, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं 20 आर्टिकल 20 क्या बोलता है, उसके अनुच्छेद 20 उसके बारे में। चलिए अब देखते हैं अनुच्छेद 20 आपका क्या है उसके बारे में। अनुच्छेद 20 भारतीय संविधान में इसका क्या रोल है इसके बारे में जानते हैं। तो इसका क्या है कि अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, इसके बारे में आपका बताया गया है। क्या बताया गया है, अपराध के लिए, ठीक है, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण प्रदान करने में, ये इसके बारे में बताया गया है। आपका करने में या करता है, ठीक है, या करता है, ठीक है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संरक्षण प्रदान करता है। तो जैसे कौन कौन सा करता है उसके बारे में जानते हैं। तो एक का करके जानते हैं, जैसे इसमें तीन बताया गया है उसके बारे में। तो पहला क्या है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही सजा होगा। क्या होगा, एक बार के लिए अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए एक बार ही सजा होगा, यानी कि एक अपराध के लिए एक बार ही सजा मिलेगा। ये आपका 20 के पहला में बताया गया है। और 20 के दूसरा में देखते हैं क्या बताया गया है। तो इसमें अपराधी को केवल जो तत्कालीन है, जो उस समय के जो कानून है उस अपराध के लिए वही उसी के ऊपर उसको सजा मिलेगा। तो अपराधी को केवल तत्कालीन कानूनी अपराध के लिए अपराधी को केवल तत्कालीन कानून, अपराधी को केवल तत्कालीन कानून पर ही उसका क्या होगा, उपबंध के तहत सजा मिलेगा। क्या, उपबंध के तहत सजा मिलेगा। ये आपका बताया गया है, ठीक है, सजा मिलेगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट में क्या है, तो इससे बताया गया है कि किसी भी नागरिक को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही के लिए देने का बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि किसी भी व्यक्ति नागरिक को अगर है तो उसको मतलब अपने खिलाफ या अपने विरुद्ध में क्या है उसको गवाही देने के लिए कोई भी बाध्य नहीं करेगा। तो इसमें गवाही के लिए बाध्य नहीं करेगा स्वयं के विरुद्ध। ये आपका बताया गया है 20 के 3 में। तो इस तरह से हम लोग देख लिए 20 के। अब इसी तरह हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 21 का क्या प्रावधान है उसके बारे में जानते हैं।
तो चलिए किस तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, लेकिन ऐसे तौर पर भी आपका लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं अकीस का रोल क्या है। तो अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, तो इसमें प्राण और दैहिक की स्वतंत्रता दिया गया है। दैहिक की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, किसमें, प्राण और दैहिक के बारे में इसे बताया गया है आपका आर्टिकल आपका 21 में। क्या बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अपने तरीके से जी सकता है। इसमें इसके बारे में ये बताया गया है। जिसमें इसमें देखेंगे कुछ पॉइंट क्या है, यानी कि जीवन का अधिकार इसमें बताया गया है। जीवन का अधिकार, शुद्ध हवा का अधिकार, उसको कोई नहीं रोक सकता है कि आप शुद्ध हवा नहीं ले सकते। हाँ, ये उसका मौलिक अधिकार दिया गया है। और शुद्ध जल का अधिकार, शुद्ध जल का अधिकार ये इसमें बताया गया है। और क्या बताया गया है, तो आपका इसमें निजता का अधिकार के बारे में इससे बताया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि व्यक्ति अपने तरीके से वह जीवन जी सकता है। और इसमें क्या है कि वैसे स्थान जैसे क्या है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने पर वहां पे प्रतिबंध लगाया गया, वहां पे ये आपका अधिकार नहीं है वहां, क्योंकि वहां पे सार्वजनिक स्थान है, इसलिए वहां पे धूम्रपान नहीं कर सकते हैं आप। अब इसमें क्या हुआ कि 21 के क में देख लेंगे साथ में, अनुच्छेद 21 के क में क्या होता है कि इसमें 86वां संविधान संशोधन या आपका किया गया कब, तो 2002 में। और ये बताया गया कि जो आपका जो शिक्षा का अधिकार है वह मौलिक अधिकार बन जाएगा। और इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष के आयु के जो बच्चों हैं उसका, यानी कि बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया, यानी कि उसका मौलिक अधिकार है। और ये कब, इसके लिए एक वाद भी हुआ था। और वो कौन था, तो अणिकृष्ण, कौन हुआ था, अणिकृष्ण या उणिकृष्ण, ठीक है, या उणिकृष्ण, आप उणिकृष्ण बनाम आंध्र प्रदेश, ये आपका वाद हुआ था। ये इसके खिलाफ में आपका जो 6 से 14 वर्ष है उसके बच्चों को, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार कर दिया जाए। तो ये आपका था आर्टिकल 21 के क में वर्णित था कि 86 संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना मौलिक अधिकार बना दिया गया। चलिए अब देखते हैं 22वां क्या है। अनुच्छेद 22 का क्या बोलता है उसके बारे में जानते हैं। तो अनुच्छेद क्या है, इसमें गिरफ्तारी या निरोध से संरक्षण है। क्या है, गिरफ्तारी या निरोध संरक्षण से इसके बारे में बताया गया है। निरोध से संरक्षण, इसमें क्या है, गिरफ्तारी कब होती है और निरोध कब होती है। तो यहां पे क्राइम, गिरफ्तारी का मतलब ये होता है कि क्राइम करने के बाद उसको बोलते हैं क्या, गिरफ्तारी। ये आपका हो गया, यानी कि आप कोई क्राइम करते हैं उसके बाद गिरफ्तारी किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि निरोध में क्या होता है कि आप मतलब क्राइम करने से पहले आप पे ऊपर नजरबंद कर दिया जाता है, और उसके जैसे आप कोई क्राइम करने वाले हैं वैसे आपको पकड़ लिया जाता है। तो ये है कि क्राइम करने से पहले क्या निरोध कब होता है, तो क्राइम करने से पहले इसमें आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
इसमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, यानी कि आप क्राइम करने से पहले आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें ये है आपका शक के आधार पर। किसके आधार पर? तो शक के आधार पर, शक के आधार पर। ठीक है, अब इसमें और हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में क्या क्या है, इसके प्रावधान किए गए हैं हमारे भारतीय संविधान में, उसके बारे में। तो इसमें देख लेते हैं कि इसमें पहला क्या होना चाहिए, उस व्यक्ति को अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता है, यदि किसी व्यक्ति को मनमाने तरीके से हिरासत में ले लिया हो, तो उसे हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। क्या होगा? हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, तभी उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, आपका हिरासत में ले सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि यानी कि जो व्यक्ति हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, यानी कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तारी हुई है, उस व्यक्ति को क्या है कि 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय या मजिस्ट्रेट के सामने इसको क्या करना है, उसको पेश करना होता है, और उसके बारे में जो भी उसका प्रावधान होता है वो किया जाता है। लेकिन 24 घंटा जो आने और जो जाने का समय होता है उसको छोड़कर क्या है, इसमें 24 घंटा के अंदर 24 घंटा के अंदर नजदीकी न्यायालय में पेश करना। कौन, यानी कि जो व्यक्ति गिरफ्तार है, तो वहां पे आने और जाने का समय को छोड़कर, यानी वहां पे जो आने और जाने में जो परिवहन के लिए लग रहा है टाइम, उसको छोड़कर उसमें 24 घंटा होनी चाहिए, और 24 घंटा के अंदर वहां पे नजदीकी न्यायालय में उस व्यक्ति को क्या करेगा, वहां पे ले जाएगा और उसका सुनवाई किया जाएगा। और इसमें क्या है कि जो हिरासत में जो व्यक्ति लिया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है, उसको क्या है, तो उस व्यक्ति को अपने पसंद के अधिवक्ता सलाह लेने का अधिकार है। तो इसमें क्या बताया गया है, अपने पसंद के अधिवक्ता रखने का अधिकार है आपका, इसमें बताया गया है। तो अपने पसंद का अधिकार अपने पसंद के अधिवक्ता से वो सलाह ले सकता है और वो उसके साथ में काम कर सकता है। ठीक है, यानी उसके लिए काम करे, या फिर उसके जो अधिवक्ता होगा वो उसके अपने सलाह ले सकता है अधिवक्ता से, वो मनपसंद। अब देख लेते हैं कि कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो सिर्फ भारत के नागरिकों पर ही लागू होता है, लेकिन वो विदेश के नागरिकों, जैसे वो क्या होता है, विदेश से आते हैं हमारे यहाँ, तो उन पर लागू नहीं होता है। तो देख लेते हैं कि वो जो आर्टिकल है वो आपका कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। तो भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के 5 ऐसे अधिकार हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही दिया जाता है और वो विदेशियों को नहीं दिया जाता है। तो वो कौन कौन से आर्टिकल है, तो आपका सबसे पहले देखते हैं। तो 5 अधिकार है जो आपका 5 मूल अधिकार है जो सिर्फ नागरिक को ही प्राप्त होता है। तो कौन है आपका आर्टिकल, तो अनुच्छेद आपका 15, दूसरा अनुच्छेद आपका 16, तीसरा अनुच्छेद आपका 19 और अनुच्छेद आपका चौथा जो होगा, अनुच्छेद चौथा वो आपका क्या है 29, और अनुच्छेद आपका जो 5वें नंबर का होगा वो कौन सा होगा, तो आपका 3। ये क्या है, सिर्फ देश के नागरिकों को ही प्राप्त होता है, ये विदेशी को नहीं प्राप्त होता है, यानी कि सिर्फ देश के नागरिकों पर ही लागू होता है। तो ये हमने देखा कि आज हम लोग देखे थे 2 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द ही लेकर आने वाले हैं अगले अधिकारों के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।